हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज वेक्टर्स। आज के इस डिस्कशन में हम लोग कुछ और कंसेप्ट पढ़ने वाले वेक्टर्स के। वैसे तो आपने ये कंसेप्ट सारे के सारे क्लास लेवल फिजिक्स में पढ़ चुके हो, बट मेरा काम यही है कि आपको सारे कंसेप्ट याद करवा दूं जो जो हमें मैथ्स में काम आने वाले हैं। उन कंसेप्ट के साथ साथ उसके सम्स भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। लास्ट टाइम हमने दो प्रॉपर्टीज या फिर दो लॉ सीखे थे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स सीखते हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर फेमिलियर टू यू। फर्स्ट वन दैट वी लर्न ओवर हियर इज, लेट्स सपोज आई हैव टू वेक्टर्स a बार एंड b बार। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a बार प्लस b बार लिखते हैं। आप दो वेक्टर्स का एडिशन a बार प्लस b बार करो या b बार प्लस a बार करो, आंसर विल बी सेम। दो वेक्टर्स को a बार b बार ऐड करो या b बार प्लस a बार ऐड करो, आंसर विल बी सेम। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिकल लॉजिक एज वेल। इस टाइप के लॉ को क्या बोलते थे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो वेक्टर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। b बार को पहले लिखो, a बार को बाद में, या फिर उल्टा, वाइस वर्सा, इट्स अलाउड, आंसर रिमेंस सेम। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ यू हैव थ्री वेक्टर्स a बार b बार एंड c बार और आपको तीनों को ऐड करना है तो आपकी मर्जी, आप पहले पीछे के दोनों को सॉल्व करो फिर तीसरे वाले के साथ ऐड करो, या फिर पहले दो वेक्टर्स को ऐड करो और फिर तीसरे वाले के साथ ऐड करो, आंसर रिमेन्स स्टिल द सेम। एंड दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ दैट यू हैव लर्नड। करेक्ट, एसोसिएटिव लॉ। तीन तीन लोग हैं, किसी भी दो लोग का जोड़ी बना दो, आंसर रिमेन्स सेम। ओके, इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ, आंसर विल रिमेन सेम। एसोसिएटिव लॉ मतलब जैसे मैथमेटिकल लॉजिक में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ था, उसी तरीके से वेक्टर्स आल्सो फॉलो द सेम लॉ। ठीक है, चलो तीसरे लॉ की बात करता हूं। थर्ड वन, इफ योर वेक्टर इज एडेड विद अ जीरो वेक्टर, अगर मैं किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करूं देन द आंसर विल बी द वेक्टर इटसेल्फ। कोई भी नंबर जीरो के साथ ऐड कर दो, आंसर कोई नंबर ही होता है। सेम चीज वेक्टर के साथ भी होगा। जीरो वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ ऐड किया तो आंसर विल बी द वेक्टर। फोर्थ वन, अगर किसी भी वेक्टर को उसी के अपोजिट डायरेक्शन के साथ मैं ऐड करूं, मतलब देखो, एक a बार है, इसी का अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर कौन सा होगा, माइनस a बार होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो आंसर विल बी a माइनस a बार विच इज जीरो वेक्टर। ओके, अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी के अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ, मैग्नीट्यूड सेम बट सिर्फ डायरेक्शन उल्टा, अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर विल बी जीरो। ओके, फिफ्थ वन, मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है a बार और दो स्केलर वैल्यू है m और n, दो स्केलर वैल्यूज है m और n। अब अगर मुझे यहां पर a बार को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, ये जो a बार है वो दोनों को जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से वेक्टर्स भी काम करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a बार इनटू m इज m इनटू a बार इनटू n इज n इनटू a बार। ये दोनों एक स्केलर वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर्स है कोई तो। ओके, तो अगर इन दो नंबर्स के साथ मुझे एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर दोनों को जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर? दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट यू हैव स्टडीड। सेम चीज हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं नया। ठीक है, नेक्स्ट, अब मान लो कि एक स्केलर वैल्यू दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक स्केलर वैल्यू दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, तो अभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। m इसके पास भी जाएगा और m इसके पास भी जाएगा, given this is what your distributive law. Okay, scalar value also gets multiplied to both the vectors, vector gets multiplied to both the scalar values. See, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, मान लो कि अब मुझे एडिशन में नहीं, एक स्केलर वैल्यू है, एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका खुद का एक स्केलर वैल्यू भी है, मतलब अ सेपरेट स्केलर वैल्यू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अनदर स्केलर वैल्यू एंड अ वेक्टर। तब आप m इंटू n को पहले मल्टीप्लाई करके a बार से मल्टीप्लाई करो, या फिर n इंटू m को पहले मल्टीप्लाई करके फिर a बार के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम। ये तो वही बात हो गई ना, 3 इंटू 4 करो तो भी 12, 4 इंटू 3 करो तो भी 12, दिस इज द सेम केस, वेक्टर विल रिमेन सेम। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन हो
या एडिशन हो, कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखे जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपने फिजिक्स में सीखा, बट सारे के सारे यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ, उतना ही फिल्टर करके देने वाला हूँ जो आपको काम आने वाला है। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, वेरी इजी, ऑलरेडी लर्न, स्टिल मेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक टाइप था यूनिट वेक्टर। नाम से ही समझ में आता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। यूनिट मतलब 1, ये तो हम लोग को पहले से पता है, यूनिट मतलब 1। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is 1। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बता दिया था और ये भी बता दिया कि ये कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट अस इमेजिन आई हैव अ वेक्टर जिसका नाम है a बार। ये वेक्टर का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ तो लेंथ होगा, कितना है मुझे नहीं मालूम। इस वेक्टर का कोई तो डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ है, राइट। सो इस वेक्टर का कोई तो मैग्नीट्यूड होगा, कोई तो डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड आई एम नॉट अवेयर ऑफ, डायरेक्शन मुझे दिख रहा है। अब इसी वेक्टर को अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या फिर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मॉड ऑफ a बार शुड बी 1, करेक्ट। यूनिट वेक्टर मतलब मॉड ऑफ a बार शुड बी 1। तो ये जो a बार है इसको मुझे कन्वर्ट करके ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मतलब वो कैसे दिखाई देगा? मान लो कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम रहने वाला है, लेकिन अब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब a कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था यूनिट वेक्टर का सिंबल कैसे होता है। a तो सेम ही है, वेक्टर सेम है, ऊपर कैप लग जाएगा बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। अब किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, टू डू दिस, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू इज यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है झमेला, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं कि इस पूरे वेक्टर का लेंथ था 3 सेंटीमीटर, मान लो। तो इस 3 सेंटीमीटर को 1 कैसे करोगे? 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तब जाके 1 होगा। मतलब ये 3 सेंटीमीटर का जो वेक्टर है, अगर इसी को मैं डिवाइड बाई 3 करूं, अब ये डिवाइड बाई 3 मतलब 3 तो एक मैग्नीट्यूड हुआ ना, तो मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करूं किसी भी वेक्टर को, वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड, उसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करूं, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा, वो 1 मैग्नीट्यूड का मिलेगा। 1 मैग्नीट्यूड का आंसर मतलब यूनिट वेक्टर। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल मैग्नीट्यूड, मैं तो सिर्फ अजम्पशन कर रहा हूं कि 3 है। 5 हुआ तो 5 से डिवाइड होगा, 10 हुआ तो 10 से डिवाइड होगा, क्या फर्क पड़ता है? इसी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो ना, आंसर 1 ही मिलने वाला है। दैट इज द फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। सो इफ आई राइट इट अगेन, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से आप याद रखते आ रहे हो, यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसके खुद का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज a cap is equals to a bar upon magnitude of a bar. Remember this, very important. Okay, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। I hope this is clear. Make a note of this and then we'll start the questions. Let's start the question from exercise 5.1. लास्ट टाइम हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फिनिश कर दिया था, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसी पे क्वेश्चंस बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज व्हाट? OABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला, राइट? 6 साइड्स वाला डायग्राम विद अ रेगुलर हेक्सागन। अभी रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग क्या होता है? देखो, पहले तो मैंने एक हेक्सागन बना दिया, अब ये हेक्सागन रेगुलर है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर का मीनिंग ये होता है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे,
सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इन सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो, if I join this, if I join this, then all of them will meet at a single point and that is center of the hexagon. ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, that is center of the hexagon. सारे डायगोनल्स मीट एट अ पॉइंट which is center of the hexagon. इतना ही नहीं, ये जो सेंटर है, it is always the midpoint of this diagonal. ये डायगोनल का मिड पॉइंट होगा ये सेंटर, ये डायगोनल का मिड पॉइंट होगा ये सेंटर. दिस इज द मीनिंग ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. फिर से रिपीट करता हूं, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला डायग्राम, ठीक है. 6 साइड्स के साथ साथ क्या पता होना चाहिए रेगुलर में, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो साइड्स कौन कौन से, O, A, B, C, D और E. अब यहां पर O आ गया, इसको मैं O नहीं दे सकता, इसको सेंटर है मतलब कुछ और नाम दे दो. लेट्स सपोज मैंने इसको दे दिया M, इसको मैं नाम देता हूं M, ठीक है. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. सेंटर ऑफ द हेक्सागन कैसे मिलता है, सारे डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, एक और चीज, दिस सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल. ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एक रेगुलर हेक्सागन के बारे में, ठीक है. अब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ रेगुलर हेक्सागन को ही एक्सप्लेन किया है. लेट्स मूव अहेड. Points A and B have position vectors A bar and B bar respectively. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं. हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्टिव से फाइंड होता है. तो यहाँ पर भी बोला है पॉइंट्स A and B have position vectors A bar and B bar. इसका मतलब इस A का ओरिजिन के साथ कनेक्शन OA bar is A bar, इस B का ओरिजिन के साथ कनेक्शन मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये वाला, this is B bar. Getting it? फिर से OA bar, ये जो है OA bar is A bar and OB bar is B bar. So यहां पर हम लोग गिवन में लिख सकते हैं. गिवन में मैं क्या लिखूंगा, OA bar is A bar because दिया है कि पोजीशन वेक्टर्स आर A bar and B bar. Similarly OB bar is B bar. ये दोनों चीज मुझे पता है, ये मैंने लिख दिया. अगर OA bar is A bar, OB bar is B bar, तो क्या ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करो. OA bar प्लस AB bar, अगर मैं ये डायरेक्शन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, OA प्लस AB is OB, करेक्ट. सो इन ट्रायंगल OAB using triangle law of addition, using triangle law of addition, can I say OA bar plus AB bar is OB bar. अब इसमें से OA A bar होता है, AB bar मुझे नहीं मालूम, OB bar B bar होता है, तो AB bar का वैल्यू कितना होगा? Can I say B bar minus A bar? Let this be 1. तो ये AB bar मुझे मिल गया, which is B bar minus A bar. ये मैंने फाइंड किया है, जो फाइंड किया है उसको मैं रेड में लिख लेता हूँ, B bar minus A bar. डन, ठीक है. अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है तो हमने देखा ही नहीं. फाइंड इन टर्म्स ऑफ A bar and B bar, तो यहां पर मैं टू फाइंड लिखता हूं. क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ CDE का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर मतलब OC bar, OC bar का मतलब होता है C bar, OD bar is D bar, OE bar is E bar. तो मुझे क्या फाइंड करना है? OC bar, OD bar, OE bar. तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है. चाहो तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, C bar कैसे आया, OC bar, D bar कैसे आएगा, OD bar, और E bar कैसे आएगा, OE bar से आएगा. पोजीशन वेक्टर्स सिर्फ लिखा है मैंने C bar, D bar और E bar. ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं OC bar के बारे में. OC bar अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि OC bar डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट M है. अगर ये इसका मिड पॉइंट है मतलब कैन आई से OC is double of OM. OM को डबल कर दो तो OC मिल जाएगा, करेक्ट है. अच्छा, OC तो मिल जाएगा OM से, लेकिन OM कैसे मिलेगा? कैन आई से यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है. OABM is a parallelogram. तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने लास्ट टाइम सीखा था. अगर ये B bar माइनस A bar है तो ये भी तो B bar माइनस A bar हुआ ना. अगर ये वाला B bar माइनस A bar है तो OM
ओ एम, ये भी बी बार माइनस ए बार होगा, होगा, यस होगा। तो यहाँ सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। इन पैरेललोग्राम ओ ए बी एम कैन आई से ए बी बार इज इक्वल्स टू ओ एम बार विच इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। ओ एम बार मिल गया। ओ एम बार मैंने क्यों निकाला? कि मैंने इसलिए निकाला ताकि मुझे ओसी का आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर ओसी बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ एम बार, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। ओसी बार का पोजीशन वेक्टर क्या है? सी बार व्हिच इज इक्वल्स टू 2 बी बार माइनस 2 ए बार एंड दिस इज द आंसर। खत्म। चलो ठीक है, ये भी मिल गया। तो इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, काम आएगा अपने को आगे जाके शायद। चलो सी बार मिल गया, मतलब मुझे मेरा पहला आंसर मिल गया। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? डी बार। डी बार निकालना है, मतलब ओ डी बार हो गया वो। सो दिस इज ओ डी बार व्हिच आई नीड टू फाइंड। ये मुझे फाइंड करना है ओ डी बार। अब ये कैसे निकालेंगे ध्यान दो। मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास ओसी बार अवेलेबल है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक डायगोनल अवेलेबल है ओसी बार। अगर मेरे पास ओसी बार अवेलेबल है, ओडी बार फाइंड करना है। अगर मुझे कहीं से ये सीडी बार मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। करेक्ट। अब ये कैसे मिलेगा देखो। ओ ए इज ए बार, और मैंने आपको बता दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ओ ए बार अगर ए बार है तो डीसी बार भी तो ए बार ही होगा। देखो डायरेक्शन भी सेम रखा है मैंने और मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे टुवर्ड्स ईस्ट इट इज ए बार, तो डीसी बार टुवर्ड्स ईस्ट विल बी ए बी बार। तो चाहो तो गिवन में आप लिख सकते हो ओ ए बार इज इक्वल्स टू डीसी बार इज इक्वल्स टू ए बार। परफेक्ट। अब इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करने का ट्राई करें। कैसे? ओडी बार प्लस डीसी बार इज ओसी बार। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ODC using triangle law of addition can I say OD bar plus DC bar is equals to OC bar। इसमें से OD बार तो मुझे फाइंड करना है which is D बार, ये मुझे फाइंड करना है। छोड़ो। DC बार मालूम है क्या आपको? अभी मैंने लिखा it is A bar is equals to OC बार। OC बार मैंने अभी फाइंड किया it is 2b बार माइनस 2a बार। और अगर आपको d बार फाइंड करना है तो इस a बार को उधर फेंक दो। 2b बार माइनस 2a बार माइनस a बार विच इज 2b बार माइनस 3a बार। ये मुझे मिल गया आंसर d बार का। तो अब तक मुझे c बार मिल चुका है, d बार मिल चुका है। 2 आंसर्स फिनिश। अब सिर्फ तीसरा बाकी है विच इज e बार। अब e बार बाकी है, मतलब ये क्या है? देखो यहां से लेके यहां तक विच इज नोन एज o बार। ये फाइंड करना है सिर्फ ये वाला ओ बार। अब ये कैसे करेंगे ध्यान दो। कैन आई से यहां पर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में मुझे OE अगर फाइंड करना है तो ये दोनों साइड पता होने चाहिए। क्या ये OD बार पता है? अभी फाइंड किया, देखो पता है। क्या ये पता है? मिल सकता है। ये साइड और ये साइड सेम है, हमने सीखा था ऑल साइड्स इक्वल। तो ये और ये सेम है। डायरेक्शन इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ, इसका मतलब अगर ये b बार माइनस a बार सेम डायरेक्शन वाला तो ये भी b बार माइनस a बार कहलाएगा। याद रखना ऑल साइड्स इक्वल होता है, मतलब a बार सबको नहीं लिखने का, बिकॉज इन सब का डायरेक्शन अलग है। वेक्टर इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड बट आल्सो ऑन डायरेक्शन। ओके, तो ये a बार तो इसको a बार बोल सकते हो, सेम डायरेक्शन। ये b बार माइनस a बार है तो सेम डायरेक्शन वाला यहां पर ed बार को मैं b बार माइनस a बार लिख सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज b बार माइनस a बार, दिस विल आल्सो बी b बार माइनस a बार। तो यहां पर आप चाहो तो लिख लो हियर ab बार इज इक्वल्स टू ed बार व्हिच इज इक्वल्स टू b बार माइनस a बार। करेक्ट। देयरफॉर इन ट्रायंगल ODE, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैन आई से, देखो कैसे अप्लाई होगा। OE प्लस ED इज OD, OE प्लस ED इज OD। परफेक्ट।
OE बार मुझे फाइंड करना है व्हिच इज नोन एज E बार। ED बार कितना है? ED बार अभी अभी हमने फाइंड किया, इट इज B बार माइनस A बार। OD बार कितना? यहाँ पे लिखा हुआ है 2B बार माइनस 3A बार। इन सबको वहां भेज दो, सो E बार विल बी व्हाट? 2B बार माइनस B बार इज B बार, माइनस 3A बार प्लस A बार इज माइनस 2A बार, एंड दिस इज द आंसर। तीनों आंसर मिल चुके हैं, C बार, D बार और E बार, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बिकॉज 3 चीजें पूछी है, बट बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं समराइज करता हूं। फॉर अ रेगुलर हेक्सागन ऑल साइड्स इक्वल, डायरेक्शन सबका अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन मैं अपने हिसाब से दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन में दिया था OA बार इज A बार एंड OB बार इज B बार, ये दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया और ये निकाल लिया B बार माइनस A बार। परफेक्ट। फिर मुझे फाइंड क्या करना था? C बार व्हिच इज OC बार। अब OC बार मुझे पता है ट्वाइस ऑफ OM होता है, तो पहले मैंने OM निकाला। कैसे? यहाँ पर पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो दिस एंड दिस इज इक्वल, ये B बार माइनस A बार, तो इसका डबल हो जाएगा, C बार मिल गया। फिर OD कैसे निकाला? OD के लिए मैंने एक और ट्रायंगल कंप्लीट किया। आपको सिर्फ ट्रायंगल कंप्लीट करते जाना है, आंसर्स मिलते जाएगा। ये ट्रायंगल कंप्लीट किया, कैसे? ये मुझे मिल चुका था, ये और ये सेम होता है, तो यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया, D बार मिल गया। फिर OE बार निकालकर फिर से एक ट्रायंगल कंप्लीट किया, ये वैल्यूज तो मिल चुका था, ये निकालने के लिए यहाँ पर सेम कर दिया, डायरेक्शन भी सेम, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, आंसर। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 3 is clear, bit lengthy but easy to solve. Make a note of this and we'll solve one more question which is actually based on regular hexagon itself, that is question number 4. ठीक है, so ये चाहो तो आप खुद से ट्राई करना एक बार। मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ, which says what? If A B C D F is a regular hexagon, फिर से एक रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, नाम दे देते हैं A B C D E F, so A B C D F is a regular hexagon, ठीक है। Show that AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार, मतलब यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर मैं एरोज बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो, AB बार, AC बार, AD बार, AE बार एंड AF बार इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ AO बार। ये O किधर से आया? Where O is the center of the hexagon. Okay, अब सेंटर ऑफ द हेक्सागन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आने वाला है, दिस इज O1, दिस इज पॉइंट O, ठीक है। 6 टाइम्स ऑफ AO बार मतलब ये वाला लाइन AO बार होगा, ठीक है। अब एक चीज तो समझ में आ गई, ये डायगोनल है इसलिए इसका मिड पॉइंट O बार है, यहाँ पर भी वही था ना, मैंने M दिया था, वहां पर O है। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, मुझे ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, ठीक है, तो स्टार्ट तो LHS से ही करेंगे क्योंकि ये बड़ा या छोटा सा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब LHS से अगर स्टार्ट करना है और रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, तो रेगुलर हेक्सागन में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑल साइड्स इक्वल, डायरेक्शन सबका अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, ओके। सो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, मतलब ये इक्वल होता है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल, ठीक है, ओके। अब सॉल्व करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे तो AB AC ये सब चीजों की बात हो रही है, तो गिवन में कैन आई से AB बार इज इक्वल्स टू ED बार। मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूं बिकॉज यहां पर भी आपने देखा होगा, देखो ये दोनों काम आया, ये दोनों भी काम आया, करेक्ट, पूरे सम में कहीं ना कहीं तो काम आया ना, तो इस सम में पहले ही लिख देता हूं AB बार इज इक्वल्स टू ED बार, मैंने एरो भी इस तरफ बना दिया, देखो। और क्या, BC बार इज इक्वल्स टू FE बार, ऐसे बना सकता हूं मैं FE बार, ठीक है। चाहो तो आप रेड से मार्किंग कर लो, BC बार इज इक्वल्स टू FE बार, ठीक है। एक और क्या, CD बार इज इक्वल्स टू, एरो इस तरफ बनाया तो ये AF बार, परफेक्ट, ये गिवन में लिख सकते हो। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन से सीधा LHS को पकड़ेंगे बिकॉज मुझे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। सो AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार
इसको प्रूव करना है 6 टाइम्स ऑफ AO बार, मतलब इन सबको चेंज करके मुझे AO लेके आना है कैसे तो करके। अब हाउ? AD बार तो मुझे सबसे सिंपल दिख रहा है। इस AD बार को देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। इस AD बार को कैन आई राइट एज 2 टाइम्स ऑफ AO। मुझे इन सबको AO में कन्वर्ट करना है ना, तो AD इज 2 टाइम्स ऑफ AO, ये मुझे पहले से पता है, ठीक है, बिकॉज AD इज डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ दिस। तो ये वाला तो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बाकी की बात करते हैं, AB बार, AC बार, AE और AF। AB, AC, AC तो ये रहा, चलो ठीक है, AE ये रहा, AF ये रहा। इन सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर दिस कन्वर्जन आई हैव टू यूज दिस, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो AB यहां पर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो AB को मैं लिखूंगा ED बार, और कोई दिख रहा है क्या? BC नहीं है, CD नहीं है, AF लिखा मुझे, AF। तो AF को मैं CD बार लिख सकता हूं, AF को मैं CD बार लिख सकता हूं, और कोई दिख रहा है? AE नहीं है, AC नहीं है। तो ये दोनों कन्वर्जन मुझे यहां पे लिखा, AB बार इज ED बार, AF बार इज CD बार। तो ये कन्वर्जन में अप्लाई करता हूं। यहां पर मैं इन सब, इसको लिखूंगा इक्वेशन 1, इसको लिखूंगा इक्वेशन 2, इसको लिखूंगा इक्वेशन 3, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द कन्वर्जन फ्रॉम 1, 2 एंड 3। AB बार को मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल टू, AB बार को लिखूंगा ED बार। AC बार का कन्वर्जन नहीं है, उसको एज इट इज। AD बार इज 2 टाइम्स ऑफ AO बार, ये मुझे पता है। AE बार का कन्वर्जन नहीं है, एज इट इज। AF बार इज इक्वल टू CD बार। अब आप सोचोगे ये लिखने का फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, देखो कैसे। ED is this plus AE is this। AE plus ED कितना होता है? AE plus ED कितना होता है? AE plus ED कितना होता है? AD होता है, करेक्ट। सो इन दोनों की जगह पर मैं AD बार लिख सकता हूं, परफेक्ट। और AC plus CD कितना होता है? AC plus CD कितना होता है? AD बार। तो इन दोनों की जगह पर मैं AD बार लिख सकता हूं। और इसको चलो अगर मैंने नहीं लिखा, अगर मैं फिलहाल AD बार रखूं, तो ये भी एक AD बार हो गया। इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, फिलहाल कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो AD बार, AD plus AD plus AD is 3 times of AD bar, and now I know that AD bar is 2 times of AO bar, and 3 2s are, it is 6 times of AO bar, which is equals to RHS, hence proved। यही तो प्रूफ करना था मैंने, सम बहुत सिंपल कर दिया। क्या किया मैंने, आपको क्या बताया? पहले तो ये सारे इक्वल है, उसका कन्वर्जन बता दो। कन्वर्जन एक बार आपने बता दिया, उसके बाद ये सारे के सारे कन्वर्जन यहां पर अप्लाई करना है। AD को फिलहाल कन्वर्ट नहीं किया, उसको एज इट इज रखा, तो ये 3 2 जा 6 टाइम्स ऑफ AO बार हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने यहां पर लिख दिया। कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? ED plus AE, AE plus ED is AD बार, तो वो लिख दिया। यहां पर भी इन दोनों रेड वालों के लिए एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज द रीजन। Sum is complete, very easy to solve. Make a note of this, third and fourth one done. आगे की कहानी शुरू करते हैं। Now we'll talk about unit vectors along coordinate axis. Next property, next concept सीखने वाले हैं। Unit vector along coordinate axis में जो common name आपको दिख रहा है वो है coordinate axis। आपने बहुत बार स्कूल डेज से coordinate axis, coordinate system सुना है। Now what do you mean by coordinate axis? जब भी हम लोग coordinate axis की बात करते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर तो बन जाता है, और वो कौन सा? एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये पिक्चर हर एक के दिमाग में बन जाना चाहिए जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात होगी। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ओरिजिन होता है, और ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशंस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जब भी 2 डायमेंशंस की बात होगी वो एक सिंगल प्लेन पे लाई करेगा, ओके। अब यहाँ पर इन 2 डायमेंशंस अगर मैं किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना चाहूँ तो हम लोग कैसे करते थे, याद करो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 2,3, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज कौन से होते हैं। तो 0 यहाँ पर होता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट। अगर मुझे 2,3 प्लॉट करना है तो मुझे पता है कि पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। So what I'll do is x पे 2, x एक्सिस पे 2,
y एक्सिस पे 3, तो ये 2 और ये 3 को स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन करना होगा, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज 2, 3, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, a2, 3, p2, 3 अलाउड है, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन करते हैं हम लोग? बिकॉज x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस वर्टिकल है, तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग को ये पॉइंट मिल जाता है, वेरी इजी। ये 2 डायमेंशनल के ऊपर आपने सम्स बहुत सारे सॉल्व किए। नाउ इन वेक्टर्स इन दिस चैप्टर वी आर नॉट ओनली लर्निंग अबाउट 2 डायमेंशनल बट विल आल्सो लर्न अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब 3 डायमेंशनल फिगर मतलब कैसे सोच सकते हो? सोचो, मान लो कि आप आपके बेडरूम में बैठे हो, तो जो रूम है आपका, इट्स अ 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड। वो एक क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशंस है उसमें। कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते टाइम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विल रिप्रेजेंट वन एक्सिस हॉरिजॉन्टली, वन एक्सिस वर्टिकली एंड वन एक्सिस थ्रू दिस बोर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एक्सिस। मतलब नहीं समझा। एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा, जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस जो अंदर की तरफ जाएगा, ओके। तो जनरली आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। आप लोग ने फिजिक्स में बहुत सारे 3 डायमेंशनल फिगर्स इमेजिन किए, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। दिस इज योर ओरिजिन, इसको और इसको 3 अलग अलग एक्सिस मानेंगे। अब तक हमने x और y के बारे में सुना है। अब 3 एक्सिस मतलब x, y और z हो जाएगा। आप नाम कैसे भी दे सकते हो, x, y और z, ठीक है। अब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, इस पे अगर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो आपको 3 वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 वैल्यूज पता था, 3 वैल्यूज पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मान लो पॉइंट कौन सा दिखना चाहिए? द पॉइंट कैन बी समथिंग लाइक दिस, 4, 3, 5। इस तरीके से कुछ पॉइंट बन सकता है, x वाला पॉइंट, y वाला पॉइंट, z वाला पॉइंट, ओके। अब इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट अगर करना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको इन सारे वैल्यूज पता होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 3 को प्लॉट करना तो पहले 2 को देखो, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 4 यहां पर है, ये वाला पॉइंट, और y का वैल्यू 3 यहां पर है, करेक्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे? यहां से आप हॉरिजॉन्टली लेके जाओ और यहां से x के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, x के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, तो यहां पे कहीं तो आके वो मीट करेगा। दिस पॉइंट विल बी योर 4, 3 वाला पॉइंट। लेकिन इस 4, 3 के आगे भी एक 5 वाला पॉइंट है व्हिच इज z वर्टिकली है, तो ये मेरा पॉइंट आंसर नहीं होगा। यहां से मुझे सिर्फ x और y का इंटरसेक्शन मिला। अब यहां से मैं 5 कदम ऊपर, जितना ये 5 डिस्टेंस है उतना ही ये 5 डिस्टेंस हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा, ये डिस्टेंस यहां तक, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा विल बी 4, 3, 5, ठीक है। इसको आप 3D फिगर की तरह इमेजिन करो। ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली यहाँ पर y और z प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा बाहर हवे में, ओके। सो x और y, पहले इन दोनों को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, y से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया x की तरफ, यहाँ से स्ट्रेट ये जो पॉइंट मिला वहां से 5 कदम ऊपर, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो 4, 3, 5। दिस इज हाउ यू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ 3 डायमेंशनल फिगर, ओके। इतना ही। मान लो कि अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट है, जैसे कि 3, 5, 2, तो कैसे प्लॉट करोगे? सेम चीज करना है। x का वैल्यू 3, यहां पर आ गए हम लोग, y का वैल्यू 5, यहां पर आ गए हम लोग, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, इधर से ऐसे लेके जाओ और ये पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग इसको नीचे ले लेंगे, तो ये पॉइंट मिला। अब यहां से 2 कदम ऊपर तो 1, 2, शायद इतना डिस्टेंस काफी है, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा that will be your 3, 5, 2, okay। so anyways ये सारे पॉइंट्स 3 डायमेंशनल फिगर के पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने क्यों सिखाया आपको, उसका रीजन है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स है किसके x एक्सिस के, y एक्सिस के और z एक्सिस के। इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मुझे यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए अलोंग ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर अलोंग ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
अब ये क्या है, ध्यान दो, हमें पता है कि 3 डायमेंशनल फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको मैंने क्या लिया था, z लिया था, y और x, ये आपका ओरिजिन। वी नो दैट दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर whose magnitude is 1 along the coordinate axis, along the coordinate axis मतलब x एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, y एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, z एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अब x एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड 1 वाला, मैग्नीट्यूड 1 वाला कहना इसे यहां पर आएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो डायरेक्शन है, यहां पर मुझे यूनिट 1 वाला वेक्टर मिलेगा। इस यूनिट 1 वाले वेक्टर को हम लोग बोलेंगे i कैप। x एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको क्या नाम दिया हुआ है, i कैप। क्यों कैप, बिकॉज़ यूनिट वेक्टर है। y एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर बनेगा इसको हम लोग नाम देंगे j कैप, और z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे k कैप। ठीक है, i j k। अब x एक्सिस में जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट का नाम होगा 1, 0, 0। इस पॉइंट का नाम होगा 1, 0, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे वो पॉइंट है जो x का वैल्यू 1 है, बाकी दोनों 0। तो सिमिलरली मुझे पता y एक्सिस पे जो पॉइंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, y का वैल्यू 1, बाकी दोनों 0। z एक्सिस में जो पॉइंट बनेगा उसमें z का वैल्यू 1 और बाकी दोनों 0। आई होप दिस इज क्लियर। सो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज डिनोटेड बाय i कैप। y एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको j कैप, एंड z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको k कैप। ठीक है, अब ये क्यों बना है उसका रीजन मैं बोलता हूं। ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पर लिखे हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पर लिखे हैं, उसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल। मान लो इस पॉइंट को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, x पे कितना डिस्टेंस है 4, तो मैं लिखूंगा 4i कैप। y पे कितना डिस्टेंस है 3, y को j बोलते हैं तो मैं लिखूंगा 3j कैप। और z पे कितना डिस्टेंस है 5, तो मैं लिखूंगा 5k कैप। ये लिखने से समझ में आता है कि x एक्सिस पे 4 कदम जाना है, y एक्सिस पे 3 कदम जाना है, z एक्सिस पे 5 कदम जाना है। आई अग्री कि 4, 3, 5 से भी समझ में आता है कि x4 है, y3 है, z5 है, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना। लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा i, j और k के फॉर्म में। सिमिलरली इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। This is how any point on a 3-dimensional figure will be written in vector form. Okay? इस वेक्टर फॉर्म को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि a बार, b बार, नाम तो कुछ भी होगा चलेगा, बट इसका वैल्यू क्या होगा 3i plus 5j plus 2k। बोलने के लिए 3i कैप 5j कैप 2k कैप बोल सकते हो, तकलीफ होती है बोलने में ज्यादा, तो 3i plus 5j plus 2k बोला तो भी चलेगा। बट रिमेंबर i, j, k कौन है, i is a unit vector along x axis, j unit vector along y axis, and k unit vector along z axis. Okay, so this is the importance of unit vector along the coordinate axis, जो मुझे काम आने वाला है किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए। Okay, make a note of this and then we'll start with the questions based on this. Let's continue the exercise question again. 5.1 का first, second, third, fourth question हो चुका है। Fifth question start कर दें। Very easy. Again based on triangle law of addition. Question says that check whether the vectors. अब यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी सिखाया कि वेक्टर फॉर्म इसी तरीके से लिखा जाता है i, j, k के फॉर्म में, राइट। सो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर फॉर्म और ट्राइंगल और नॉट। मुझे ये बताया कि 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर गिवन लिख सकता हूँ, गिवन। अब पहले वेक्टर को एक नाम दे दो, तो मैंने उसको a बार दे दिया। कोई भी नाम आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ वही, एनी नेम इज अलाउड। दूसरे वाले को b बार दे देते हैं, -3i कैप प्लस 3j प्लस 2k कैप। और तीसरे वाले को c बार दे देते हैं, विच इज 3i कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों जो वेक्टर्स है ये ट्राइंगल फॉर्म करता है कि नहीं, ये फाइंड करना है। ट्राइंगल फॉर्म करता है कि नहीं, मतलब ट्राइंगल इस तरीके से होता है, तो ये होगा आपका a बार मान लो, ये b बार मान लो, ये c बार मान लो।
अब वेक्टर्स में अगर आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल है या नहीं, मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, अगर मान लो कि आपका एरो इस तरीके से है, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार, करेक्ट। अगर आपका एरो इस तरीके से है, यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है, ये वाला डायरेक्ट यहां पे, तो a बार प्लस b बार इक्वल टू c बार आना चाहिए। या फिर मान लो कि एरो ऐसा नहीं है, एरो ऐसा कुछ है, यहां से शुरू होता है यहां तक, फिर ये यहां तक और ये डायरेक्ट यहां पर, तो आप क्या बोलोगे, b बार प्लस c बार इज इक्वल टू a बार। या फिर कुछ और एरो है, इसका मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में एक चीज तो पक्का है, दो साइड का एडिशन शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड का एडिशन, दो साइड्स का एडिशन शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड का एडिशन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन ट्राइंगल लॉ, राइट। सेम चीज हम लोग यहां पर प्रूव करने का ट्राई करेंगे। अब कैसे प्रूव करना है वो पता नहीं, क्योंकि एरो हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मुझे हर एक जोड़ी को ट्राई करना पड़ेगा, हर एक जोड़ी ट्राई करना पड़ेगा। मतलब क्या, सॉल्यूशन। व्हाट आई डू इज, मैं a बार प्लस b बार भी फाइंड करूंगा, b बार प्लस c बार भी फाइंड करूंगा, a बार प्लस c बार भी फाइंड करूंगा। इन दोनों का एडिशन अगर तीसरे वाले के साथ इक्वल है तो वो पक्का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये नहीं है तो शायद ये वाला होगा, b बार प्लस c बार किसके साथ, तीसरे वाले के साथ, इसके साथ इक्वल होना चाहिए। ये भी नहीं तो शायद ये वाला होना चाहिए, और तीनों भी नहीं मतलब ये ट्रायंगल नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। a बार प्लस b बार, a बार कौन है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये मुझे ऐड करना है किसके साथ, b बार के साथ, माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k। अब दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो सबको पता ही होगा, i वाले के साथ, j वाले के साथ, k वाले के साथ। ओके, सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 1 तो हम लोग लिखते नहीं है। 2 प्लस 3 5j, 3 प्लस 2 5k, इसका आंसर। और तीसरा वाला a और b को छोड़ के तीसरा वाला ये रहा, क्या ये और ये सेम है, नहीं, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू c बार। तो पहला वाला तो नॉट इक्वल आया, दूसरा ट्राई करते हैं b बार प्लस c बार। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो b बार कौन है, माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k should be added with c बार। c बार कौन है, 3i प्लस 4k, चलो ऐड करते हैं। 3i प्लस माइनस 3i प्लस 3i 0i, अब 0 तो लिखो ही मत। 3j और यहाँ पे j है ही नहीं, मतलब सिर्फ 3j आएगा। 2k प्लस 4k इज 6k। क्या ये तीसरे वाले के साथ b और c को छोड़ के तीसरा वाला कौन है, a, क्या ये सेम है, नहीं, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू a बार। अभी भी मुझे ट्राइंगल नहीं मिला है, तीसरा वाला ट्राई करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, a बार प्लस c बार। a बार कौन है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप should be added with c bar। c bar कौन है, 3i plus 4k। चेक करो, 2 plus 3 is 5i, 2j, इसमें तो j है ही नहीं, 2j, 3k plus 4k is 7k। This should be equal to तीसरा वाला, a और c को छोड़ के तीसरा कौन है, ये, क्या ये और ये सेम है, no। मतलब कोई भी एंगल से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा, I can say that this is, let's suppose 1, this is, let's suppose 2, this is, let's suppose 3. So from 1, 2 and 3 the given vectors, ये पूछा ना, check whether the vectors form a triangle or not। The given vectors do not form a triangle, do not form a triangle, that's it, it's very simple। okay, so याद रखना ट्राइंगल हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, दो लोगों का एडिशन शुड बी इक्वल टू तीसरे वाले का आंसर। ओके, अगर ऐसा आता है कोई भी जोड़ी से तो वो ट्राइंगल होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6। अब यहां पर देखो क्या है, इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, एक्सप्रेस c बार एंड d बार इन टर्म्स ऑफ c बार एंड d बार, नहीं c बार एंड d बार, ये रहा c बार एंड d बार इन टर्म्स ऑफ a बार एंड d बार। मतलब मुझे इसका और इसका आंसर फाइंड करना है, c बार का और d बार का आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a बार एंड d बार, इसके फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, और इसका एरो एक्चुअली इस तरफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, चलो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, चलिए जो सेकंड क्वेश्चन हो गया इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले से यहां तक सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस c बार एंड d बार इन टर्म्स ऑफ a बार एंड d बार, इन दोनों का आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार। मतलब
सी बार और डी बार का जो आंसर मिलेगा वो ए बार और बी बार के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब उन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो नहीं तीन दिख रहे हैं, बट एटलीस्ट ये वाला अगर आप ट्राइंगल पिक करोगे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हो, ये वाला ट्राइंगल अगर पिक करोगे तो भी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हो। लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी एस क्यू, पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे अप्लाई होगा? यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। चलो, सो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे अप्लाई होगा? ये इस तरफ जा रहा है, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, मतलब इन दोनों का एडिशन शुड बी इक्वल टू इसका एडिशन। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल्स टू पी क्यू बार। पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल्स टू पी क्यू बार मींस व्हाट? पी एस बार कौन है? सी बार। एस क्यू बार कौन है? माइनस डी बार। तो यहां पे मैं सीधा माइनस डी बार लिखता हूं इज इक्वल्स टू पी क्यू बार व्हिच इज ए बार। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ये वाला लेते हैं पी एस आर यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बताओ क्या होगा? एरो यहां जा रहा है, यहां जा रहा है और ये डायरेक्ट जा रहा है, मतलब कैन आई से पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल्स टू पी आर बार। पी एस बार कौन है? सी बार। एस आर बार कौन है? डायरेक्ट डी बार इज इक्वल्स टू पी आर बार इज बी बार। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। क्या मुझे सी बार और डी बार का आंसर मिला? नहीं मिला, बट सी बार और डी बार का एक इक्वेशन मिल गया। अगर आपको सी बार और डी बार का इक्वेशन मिल गया, कैन आई सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली? यस। तो यहां पर मैं लिखूंगा add equation 1 and 2, add equation 1 and 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। c बार माइनस d बार इज इक्वल्स टू a बार, c बार प्लस d बार इज इक्वल्स टू b बार। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, c बार प्लस c बार इज 2c बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। तो c बार का आंसर क्या होगा? इस 2 को डिवाइड कर दो, मतलब हाफ ऑफ a बार प्लस हाफ ऑफ b बार की 2 दोनों से डिवाइड होगा ना, एंड दिस इज द आंसर। मुझे आंसर किसका चाहिए था? सी बार और डी बार का फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो क्या सी बार का आंसर मिला इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार? यस, पहला आंसर तो मिल गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब डी बार भी फाइंड करना है, तो इस वाले को उठा के किसी में भी पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, किसी में भी पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, राइट? सो किसमें पुट करें? इसमें पुट कर लें। सो आई राइट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ये वाला एज इट इज मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, या फिर इसमें पुट कर दो, ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें नेगेटिव है ना, तो इन 2 में पुट करता हूं मैं, इन इक्वेशन 2। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आंसर आएगा। सी बार की जगह पर मैं ये लिखने वाला हूं, हाफ ए बार प्लस हाफ बी बार प्लस डी बार इज इक्वल्स टू बी बार। इस पूरे सी बार की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस डी बार इज इक्वल्स टू बी बार। अब डी बार अगर फाइंड करना है तो इन दोनों को वहां भेजना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां भेज देते हैं। डी बार इज इक्वल्स टू, ओके, बी बार माइनस हाफ बी बार, बी बार माइनस हाफ बी बार, और ये वाला भी हो जाएगा तो माइनस हाफ ए बार। बी बार माइनस हाफ बी बार इज हाफ बी बार माइनस हाफ ए बार इज द आंसर। सी बार का आंसर हाफ ए बार प्लस बी बार, डी बार का आंसर हाफ बी बार माइनस हाफ ए बार। दोनों का आंसर मिल गया, सी बार एंड डी बार, दैट्स द आंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। 1 मार्क और फाइंड करना है तो उसके लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये एक नया क्वेश्चन है, अब तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, बट बहुत सिंपल है, ध्यान दो। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब मुझे एक वेक्टर फाइंड करना है यहां पर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन में, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 7 यूनिट्स वो दिया होगा। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 10, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7, दैट हैज मैग्नीट्यूड 5, तो पहले मैग्नीट्यूड 1 वाला फाइंड करो। मैग्नीट्यूड 1 वाला कौन होता है? यूनिट वेक्टर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, फिर जितना मैग्नीट्यूड पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देने का। क्यों ऐसा? क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप मार्केट में गए कुछ बनानास खरीदने, ओके,
तो आपने रेट पूछा उस बनाने वाले को, उसने बोला कि 24 रुपीज अ डजन। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, एक बनाने का कितना रुपीस, बराबर कि नहीं? तो फिर आप 24 रुपीज अ डजन, तो आप सोचोगे अरे हाँ एक बनाने का 2 रुपया। फिर आप उसको बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो खाली 5 बनाना चाहिए, 5 बनाना चाहिए, एक का 2 रुपया, मतलब आप 10 रुपया दोगे, 5 बनाना लेके घर पे चले जाओगे। दैट्स इट, करेक्ट। तो हमने पहले तो उसको रेट पूछा, उसने मुझे रेट बताया पूरे के पूरे डजन का, लेकिन मुझे पूरा डजन चाहिए ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक बनाना का रेट फाइंड किया। एक बनाना का रेट फाइंड करने से मुझे पता चल गया कि मुझे अब कितने बनाना लेने हैं, 5, 7, 10, 15, जितना भी आपको लेना है उतना आप उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। दैट्स द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a bar is equals to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units। अब magnitude 7 units का हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले magnitude 1 unit सॉल्व करते हैं। magnitude 1 unit मतलब यूनिट वेक्टर। सो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ यूनिट वेक्टर along a bar is a cap। इस a बार के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसी का, तो कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ये वेक्टर कौन है, ये वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, शायद अब तक आपने फिजिक्स में तो कर लिया होगा, मैथ्स में हम आज पहली बार करने वाले हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट डालो, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट। अब यहां पर k तो है नहीं इसलिए मैं कुछ लिखूंगा नहीं, वरना z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उन सबको ऐड कर दो और स्क्वायर रूट निकाल लो, यू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, कैसे कैसे कैसे? यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया तो भी चल जाएगा, बिकॉज़ स्क्वायरिंग करने में वो पॉजिटिव हो जाता है। और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, व्हाट आई गेट इज a कैप इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो यहां पर मुझे मिला √5। a कैप मिल गया, मतलब मुझे इस वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर मिला, नोन एज यूनिट वेक्टर। बट मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड 7 वाला वेक्टर फाइंड करना है। सो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स along a bar is 7 into a कैप। ये मैग्नीट्यूड 1 वाला है, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे मैग्नीट्यूड 7 वाला मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। तो 7 into i कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5। अब इसको आपको अगर अच्छे से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 7 अपॉन √5 into i कैप, 7 2 जा 14 into j कैप अपॉन √5। दैट्स द आंसर। मैंने i और j को अलग कर दिया, √5 दोनों को बांट दिया, 7 भी दोनों को बांट दिया, गेट द आंसर। ओके, तो ये वाला पार्ट 1 मार्क के लिए था, बहुत इजी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 5 मैग्नीट्यूड वाला, 10 मैग्नीट्यूड वाला, 15 मैग्नीट्यूड वाला अगर फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करोगे, यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और यूनिट वेक्टर को फाइंड करना आता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, गेट द आंसर। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन 5 एंड 6। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के जितने भी सम्स है वो हमने फिनिश कर दिए। So if you have any doubts, do let me know. We'll stop here for today. Thank you so much.